हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। अब मैं आपका कराती हूँ खंड ग। ठीक है, ये आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 3 ही क्वेश्चन इसमें से करने हैं। चाहे इन दोनों में से आप एक कर लो, ये कर लो और ये कर लो। चलिए कराती हूँ आपका फटाफट। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो अब आयत आप समझते हो ना कि आयत की जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, 2 साइड बराबर होती है, उसकी रचना करनी है। आप जैसे जैसे बना रहे हो आप उसको उस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, आपने पहले क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर आपने एक आयत लिया ए बी। इसमें क्वेश्चन बोला कि जो इसकी भुजा है ना वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर, सॉरी, ठीक है, विकर्ण की लंबाई 8 है। ये विकर्ण होता है। तो देखिए, रेखाखंड ए बी 4 सेंटीमीटर लिया। बिंदु ए से 90 पर रेखा खींचिए। बी को केंद्र मानकर 8 पर 8 सेंटीमीटर लेकर चाप काटिए। ठीक है, और जो सी पर काटेगी। ठीक है, इस तरीके से आपने ए को सी से मिलाया और ए बी को समांतर रेखा खींचिए। क्योंकि आपको बस ये साइड पता और ये पता और ये नहीं पता है, खींचोगे तब जाके आप इसको मिला सकते हो। इस तरीके से ए बी के समांतर रेखा खींचिए। ठीक है, ऐसे खींच दिया। इससे ए बी सी डी का आयत बन गया, बनकर आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब सेकंड 8 का भी बी क्वेश्चन दे रखा अथवा में। एक आयत की रचना कीजिए जिसमें एक भुजा 3 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 7 है। तो आप सेम तरीके से करेंगे। मैं एक बार यहाँ पर साइड से बना देती हूँ। ऐसे पहले 3, फिर यहाँ से आपको यहाँ से प्रकार लगाएंगे। मेरे पास प्रकार नहीं था। ठीक है, यहाँ से इसको ऐसे खींचेंगे तो ये 7 पे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7 पे कट जाएगा। तो फिर इसको यहाँ से मिला देंगे, इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से ही बन जाएगा। ये आपका मैंने सेकंड का बस बना दिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आवश्यक सीमा योग बनाने के लिए ग्रिड को धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का योग कर पूर्ण कीजिए और सीमा योग -4 होना चाहिए। मतलब अब इसका आप जो भी जोड़ोगे वो -4 निकल कर आना चाहिए। तो देखिए, आपके पास 5 6 दे रखा है। तो आप देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 10 ले लीजिए और उसमें से ये जाएगा 6 माइनस, तो माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ भी भर सकते हो। जरूरी नहीं कि मैंने जैसे भरा है वो आप ऐसा भरोगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए -6 -3, अगर आप इसे -6 और -3 प्लस का आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 9, और इसमें से अगर प्लस का 4 जाएगा, प्लस का 5 जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 4 ही बचेगा ना। इसी तरीके से यहाँ पे 8, यहाँ पे क्या भरोगे, ये खुद भरना था। तो माइनस माइनस 8, उसमें से 4 गया तो प्लस माइनस का 4 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी इसे भर सकते हैं। बहुत आसान है। बच्चे देख के घबरा जाते हैं कि अरे कैसे करें, हमसे नहीं होगा। इसलिए मैं सैंपल पेपर आपको सॉल्व करा रही हूँ, प्रैक्टिस पेपर, ताकि आप इसको करके अच्छे से प्रैक्टिस 1 बार 2 बार 3 बार करोगे तो आप, मैं गारंटी देती हूँ कि आप पेपर में बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर आओगे। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित भिन्नों में से आरोही क्रम में लिखिए। तो इसको कैसे करते सॉल्व मैं बताती हूँ। देखिए, मैं यहीं पे साइड में आपको कर देती हूँ। पहले तो 7.10, इसको आप इसी से इसी को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो 0.7। अब 12, पहले इसको सरल करेंगे तो ये 4 3 चौके 12, 3 पंजे 15 कट गया। फिर इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 5 8 40, 0.8। अब काटेंगे 3/5 को, इससे इसको काटा तो 0.6। इसको बोला आरोही क्रम में। तो पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी आपको दिखानी है। तो इसमें सबसे छोटी क्या है, 3/5। आप इसे ऐसे दिखाएंगे। फिर देखेंगे 0.7 तो 60/10, फिर 12/15। ठीक है, आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से करोगे तो फुल मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, अब चलते खंड खा पे, मतलब डी। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है और बहुत अच्छे हैं। आप इसे चलिए करते हैं और समझाती हूँ कैसे करना है। एक फर्श 13 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श, ठीक है, और एक फर्श है और उसमें 12 मीटर भुजाओं वाला एक वर्गाकार कालीन बिछा है। तो फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, समझिए, मैं यहाँ पे करके भी दिखा रही हूँ। एक फर्श है, मान लो एग्जाम्पल ले लिया आपने, फर्श है।
इसकी ये 13 है, ये 12 है, ठीक है। तो आप पहले इसका निकालेंगे और एक कालीन इसमें बिछा दिया गई। भाई वर्ग, वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं 12, ठीक है। तो अब ये जो बचा हुआ पार्ट है ना, इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे करते हैं। फर्स्ट पे फर्स्ट का निकालें, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो आ जाएगा 12 गुणा 13, इसको करेंगे 156, ठीक है। इसी तरीके से आप कालीन का निकालेंगे, तो साइड मल्टीप्लाई, हाँ साइड मल्टीप्लाई साइड निकलता है इसका, तो 12 गुणा 12 144, ठीक है। अभी 144 निकल गया, 156 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि फर्श का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिस पर कालीन नहीं बिछा है। तो इसमें से फर्श का माइनस कर देंगे कालीन, कालीन का, तो फर्श का 156 माइनस 144, आप इसको यहाँ पे साइड से घटा के देख लेंगे। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है बच्चों, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे तो 12 आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ 12 मीटर की 2, ठीक है। ये मैंने आंसर आपका, आपका जो आपका ये बचा हुआ एरिया है 12 मीटर की 2 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया 11, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन 11 का, अथवा आप इन दोनों में से कोई एक करना है। तो चलो मैं ये दूसरा भी करके बता देती हूँ, क्योंकि आप ये जितना सवाल आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। 12 सेंटीमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े एक भूखंड के चारों कोण में चारों कोनों में 4 मीटर भुजा वाली 4 वर्गाकार फूलों की क्यारियां हैं। शेष भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे कोई आपका ऐसा है, उसके 4 कोने में ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में 12 है, तो भूखंड का यहाँ पे लिखो भूखंड, तो इसका L मल्टीप्लाई B है, क्योंकि ये वो है। हाँ अगर दो साइड दे रखे हैं, 12 मल्टीप्लाई 10 आपका आ गया 120। अब इसमें 4 भूखंड ये वर्गाकार है, तो इसकी भुजा है 4 4। तो हम पहले एक कोने का निकालेंगे, एक कोने का क्षेत्रफल, तो 4 गुणा 4 हो गया 16। अब अगर आपके पास 4 कोने हैं तो 4 से गुणा कर दोगे तो ये आ जाए 16 64। अब भूखंड में से वर्गाकार कोने को माइनस कर देंगे, 120 में से 64 गया, तो घटा के देखोगे बेटा 10 में से 6 4 गया तो 6 और 5, तो आपका आ गया 56। हाँ ठीक है, मीटर की 2। मैं ये आप कहने को साइड से क्यों करके देखती हूँ, क्योंकि देखो कभी कभी बच्चे क्या होता है और कॉन्फिडेंट में ना गलत घटा माइनस हो जाता है, तो इसलिए करके देख लेना। ये मैंने आपको अथवा का भी कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कैसे निकालना है, ठीक है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तालिका कॉलम में ए प्रविष्टि कॉलम बी की प्रविष्टि का मिलान करें। अब हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन है, फ्री के मार्क्स से 5 नंबर। न्यून कोण, न्यून कोण होता क्या है, जो 90 डिग्री से कम होता है, ठीक है। तो देखेंगे 90 डिग्री से कम कौन सा है, ये वाला, इसको इससे मैच कर देंगे। अधिक कोण जो 90 डिग्री से ज्यादा होता है, ये वाला। समकोण जो 90 डिग्री का होता है, ये वाला। सरल कोण, ओहो हो मेरी गलती होगी, मिस्टेक, सॉरी सॉरी, ये वाला इधर होगा, न्यून कोण ये होगा। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, मेरी मिस्टेक का भुगतान आप, ठीक है। सरल कोण तो ये होता है, ठीक है। समकोण 90 डिग्री का होता है, ये अधिक कोण है, थोड़ा मैं जल्दी जल्दी में। और प्रतिवर्ती कोण, देखो प्रतिवर्ती कोण ये होता है, ठीक है, ये जो गोल गोल सा है ये प्रतिवर्ती, इंग्लिश में से कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसलिए कह रही थोड़ा सा ध्यान से करना, क्योंकि बच्चे सोचते हैं मैं बहुत कुछ आता है और ओवर कॉन्फिडेंट में गलती हो जाती है, जैसे मेरे से हो गई थी, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 13 पे। निम्नलिखित चित्रलेख 5 अलग अलग गांवों में ट्रैक्टरों की संख्या दर्शाता है, ठीक है। राजपुरा में तो एक ट्रैक्टर का मतलब है 10 ट्रैक्टर, 10 20 30 40 50, साइड में लिख लो 50, 10 20 30 40। चलते बच्चों 13वें क्वेश्चन पर, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक्टर की संख्या दिखाई है 10 ट्रैक्टर, मतलब एक ट्रैक्टर का मतलब है 10 ट्रैक्टर, ठीक है। तो आप ट्रैक्टर गिनेंगे
और इसको काउंट कर लेंगे, मतलब एक ट्रैक्टर 10 के, तो 1 2 3 4 5 50, ये 4 ट्रैक्टर 40, ठीक है। 10 20 30 40 50 60 70 70 20, 10 20 30 40 50 50। सबसे ज्यादा है संतगढ़ में, सबसे कम है रामगढ़ में, ठीक है। अब चलते इसके आगे क्वेश्चन बताती हूँ आपको पढ़कर, ठीक है। चित्रला चित्रलेख के अवलोकन कीजिए और उनके प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम है, भी हमने पढ़ा था रिसेंटली, रामगढ़। यहाँ पे लिखेंगे रामगढ़। सबसे अधिक ट्रैक्टर वाले संतगढ़, ठीक है। इसी तरीके से लक्ष्मीपुर गांव में ट्रैक्टर की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लक्ष्मीपुर गांव देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। तो 1 2 3 4 5 50। संत संतगढ़ गांव में शाहपुर गांव में कितने अधिक ट्रैक्टर है? संतगढ़ गांव में शाहपुर गांव से इसमें वही 70 है, और शाहपुर से ये 30 अधिक है, ठीक है। रामगढ़ और लक्ष्मीपुर गांव को मिलाकर ट्रैक्टर की संख्या कुल कितनी होगी? तो रामगढ़ में 20 है और लखीमपुर में 50 है, तो हो गई 70, ठीक है। आप ऐसे समझ के आंसर देंगे। अब आ जाता है आपका खंड ड, आई मीन सेक्शन डी। ये आपके 4 क्वेश्चन है, 3 नंबर का, और ठीक है। चलो देखते हैं। गणित की एक कक्षा में शिक्षिका संपूर्ण संख्याओं की अवधारणा समझा रही है। उन्होंने अपने छात्रों से कहा, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो संपूर्ण संख्या कहलाती है। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। संख्या 20 के सभी गुणनखंड, देखो 20 किस किस पहाड़े में आता है? 1 में, 2 में, 4 में, 5 में, 10 में। संख्या 28 सभी गुणनखंड लिखिए। तो भाई 28 किस किस में? 1 में, 2 में, 4 में, 7 में, 14 में, 28 में। दर्शाइए 20 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो देखिए 20 किस किस में आता है? 1 2 4 5 10 में। अब इसको सबको जोड़ दो, 1 जमा 2, 2 जमा 4, 4 जमा 5, 5 जमा 10, सबको जोड़ा 22। तो ये 20 का गुणनखंड है, मगर इसको जोड़ने पर क्या आया? 22। तो ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरीके से 28 का भी आप ऐसी पूर्ण संख्या निकाल के लिख सकते हैं, पर ये दोनों अथवा है, तो इनमें से कोई आपको एक करना है, ठीक है। अब चलते हैं सुश्री कविता कक्षा 6 में विद्यार्थियों के साथ बहुभुजों के परिमाप विषय पर एक गणित प्रयोगशाला गतिविधि आयोजित कर रही थी। गतिविधि के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी बंद समतल आकृति का परिमाप उसकी सीमा के साथ एक चक्कर लगाने की तय की गई दूरी होती है, और उन्होंने बोर्ड पर कुछ बहुभुज बनाए और बोर्ड को निम्नलिखित कथन लिखा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, एक आयत है और एक वर्ग है। आयत 8 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये 5 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक बहुभुज का परिमाप उसकी सभी बहुभुजाओं की लंबाई का योग, ठीक है। लंबाई ए, इकाई के चौड़ाई बी वाले के आयत का परिमाप निकालना। तो आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, परिमाप का होता है 2l + b। तो 8, ये देखना पड़ेगा आपको, 8 और 12 हो गया 20, 2 को इससे कर दोगे 40 आ गया आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने करके दिखाया, तो इसका परिमाप आपका आ गया 40। ऐसे प्रत्येक भुजा लंबाई x इकाई वाले वर्ग का परिमाप निकालने का होता है 4 × साइड। तो इसकी साइड है 4 × भुजा 20, तो इसका परिमाप आ गया 20। बोर्ड पर बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप है आपका 40, वर्ग का है आपका 20, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। सर्दियों की एक ठंडी शाम में रवि, प्रिया और अंजू अपनी दादी के साथ रसोई में गर्म चूल्हे के पास बैठे हैं। दादी गुड़ की चक्की बना रही है। उन्होंने चक्की का एक बड़ा आयताकार टुकड़ा बनाया और उसे 12 बराबर टुकड़ों में काटा। दादी ने रवि को 2 टुकड़े दिए, प्रिया और अंजू को 3 टुकड़े,
और बाकी टुकड़े को डब्बे में रख दिया। देखिए 1 2 3 4 ये 12 टुकड़े हैं। रवि को मिली, अब इसके हिसाब से ना इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। रवि को मिली चक्की के टुकड़े के भिन्न के रूप में ज्ञात है। रवि को कितने दिए हैं भाई? 2 टुकड़े, तो कुल होगा 12। मिले कितने? 2, 2/12। अंजू को मिली चक्की के टुकड़ों के भिन्न रूप में, भाई अंजू को कितने मिले? 3 मिले, 3/12। रवि और प्रिया द्वारा प्राप्त चक्की के टुकड़ों को भिन्न का योग ज्ञात करें। तो रवि को मिले 2/12 और प्रिया को मिले 3/12, दोनों को जोड़ दिया तो 12 के 12 आ गया, 3 2 5, 5/12, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक करना है, तो आप ये करके खत्म कर सकते हैं, आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाए। यहाँ आपका पेपर खत्म होता है बच्चों। आशा करती हूँ पेपर समझ में आया। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है। तो राधे राधे। और अच्छी लगी मेरी वीडियो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे 6th क्लास के बच्चों को शेयर कीजिएगा।